हेलो गाइस, मैं हूं सदाम लेनार्डो कैप एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। पिछले वीडियोस में हमने बात किया था कि होमोजेनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और आज की जो वीडियो होगी वो होगी स्पेसिफिक टॉपिक पे कि अगर हमारे पास इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पहले हम बात करेंगे कि इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। सेकंड बात हम ये करेंगे कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो फिजिक्स में हमें कहाँ देखने को मिलती है। और थर्ड हम बात करेंगे कि इसे हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म दे रखा है वेयर ये आपको दिखाता है कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेकेंड ऑर्डर, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है और ये जीरोथ ऑर्डर है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ये तो हमने होमोजीनियस पार्ट में भी देखा था, बट राइट हैंड साइड में होमोजीनियस की जगह यहाँ पर क्या हो चुका था, इन होमोजीनियस केस इट वाज जीरो। बट जब ये एस राइट हैंड साइड जीरो नहीं होता मीन्स दैट यहाँ पे कोई भी वाई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, एस ऑफ एक्स मिलेगा। इट मीन्स कि ये हमारे इक्वेशन को क्या बना देता है, इनहोमोजीनियस। और फिजिक्स में हम इस चीज़ों को क्या कहते हैं, फिजिक्स में हम इसे कहते हैं सोर्स टर्म। तो बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोर्स है वो क्या है, एस ऑफ एक्स है। सो दिस इज बिहेव लाइक ए सोर्स। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका इंपॉर्टेंट बहुत सारे रीजन से है। सबसे पहले जो आपको ये देखने को मिलता है, इसे देखने को मिलता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको देखने को मिलता है। और ज़्यादा अगर हम दूर नहीं जाते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है गॉस लॉ में देखने को मिलता है। अब आप बोलेंगे गॉस लॉ में कैसे, तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की स्टडी करते हैं और सबसे पहला जो आप स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जहाँ पे आप लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, मीन्स कि आपने किसी भी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जो कि इक्वल होता है किसकी, जितने भी चार्ज उसमें इंक्लोज्ड हैं ओवर एप्सिलॉन नॉट। और जब हम इसको चेंज करते हैं इसके डिफरेंशियल फॉर्म में तो वहां पे आता है, आपको देखने को मिलेगा डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। एंड रो क्या होता है, रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जितना भी चार्ज आपने अंदर डाला है। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि E इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। जो भी पोटेंशियल आपके सिस्टम में है उसका क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। और जब आप इसको इस सिस्टम में डालेंगे तो आपको देखने को मिलता है कि डेल माइनस ऑफ डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्या मिलता है आपको, रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं, सपोज कि मैं इसको वन डायमेंशन की बात कर रहा हूं, तो डेल स्क्वायर विल जस्ट बिकम एज d2 ओवर dx स्क्वायर टाइम्स v ओवर रो ओवर एप्सिलॉन। और ये जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल बेसिकली स्पेस का एक फंक्शन होता है। तो यहां पे आपने देखा कि जो आपको इक्वेशन मिला है वो इक्वेशन किस तरह का मिला है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है। यहां पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, पोटेंशियल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, एक्स है। बट यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी नहीं है, यहां सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, हेंस रो। देयरफॉर ये जो रो है वो सिमिलर बिहेवियर शो करेगा किसके, एस ऑफ एक्स का। और हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो रो है वो बेसिकली क्या है, ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एंड दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्टिंग लाइक अ सोर्स। देयरफॉर जब हम इसे फिजिक्स में स्टडी करते हैं तो हम इस टर्म को क्या कहते हैं, जो नॉन होमोजीनियस टर्म्स आपको देता है उसे हम कहते हैं सोर्स टर्म। हैंस यहां से आपको क्या मिला, एक नाम मिला है कि जो भी चीज एक्स का फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है और उसके साथ साथ कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आया है, इट इज एक्टिंग एज अ सोर्स। तो हमने देखा है कि अगर आपके सिस्टम में सोर्स एब्सेंट है तो किस तरह से हम उस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपके सिस्टम में सोर्स है तो उसे किस तरह सॉल्व करना, इस केस में जानेंगे। यहां पे आपको एक बहुत फिजिकल इंसाइट में देना चाहता हूं कि सपोज आपके सिस्टम में रो इज इक्वल टू जीरो हो गया तो इट मीन्स ये कहता है कि डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्या हो गया, आपका जो पोटेंशियल है d2 v बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इट डजंट मीन कि हम यहां कह सकते हैं कि v इज सिंपली कांस्टेंट। यहां सिर्फ v क्या है, कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज ये डबल डेरिवेटिव। अगर v कांस्टेंट होगा, जब dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो कहेंगे तब आपका v कांस्टेंट होगा।
तो यहां पे ये बोल रहा है कि आपके पास कुछ v होगा डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर व्हेन देयर इज नो एनी सोर्स। तो हम बहुत सारे केसेस में क्या करते हैं, सोर्स को हम एब्सेंट करते हैं और वहां से हम ये देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। और आप अगर इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम x प्लस लेट अस से सम अदर कांस्टेंट। तो ये होता है आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन, जिस तरह से y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है ना, तो सेम टाइप का इक्वेशन आपको यहां पे मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके सिस्टम में कोई भी सोर्स नहीं है, कोई भी सोर्स चार्ज नहीं है, फिर भी आपके पास पोटेंशियल हो सकता है। और देयर कुड बी एनी काइंड ऑफ सोर्स गिवन इन दैट सम रीजन वेयर यू कैन फाइंड द पोटेंशियल फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके बारे में मैंने कुछ वीडियोस बना रखी है और इसके बाद फ्यूचर में भी मैं वीडियोस बनाऊंगा जहां पे मैं आपको और भी ज़्यादा कंसेप्शन दूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो ये जो मैंने यहां पे दिया डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इट इज अ वेरी इजी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कई बार बता भी रखा है किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको देखना है मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहां से आ गया कि क्यों हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो एस ऑफ एक्स है हम सोर्स क्यों कहते हैं, बिकॉज ये सोर्स की तरह बिहेव करता है। सेकेंड चीज ये भी होता है कि डेल टू वी इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम वेव के टाइप में भी स्टडी करते हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा होगा तो वहां भी ये जो चीज है वो अराइज करता है कि लेफ्ट हैंड साइड आपको वेव का प्रोपोगेशन देगा और राइट हैंड साइड क्या देगा, सोर्स टर्म्स देगा। ओके, अब आप बोलेंगे ये तो बहुत दूर की बात हो गई। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं बहुत दूर नहीं जाता हूं, मैं पास ही में रख के आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं जो कि आप बोलेंगे अरे यार ये तो मजा आ गया। बिल्कुल, आपने अभी तक पढ़ा है एफ इज इक्वल टू एम ए, पढ़ा है आपने। अब मैं ए के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं ये कह सकता हूं कि एम इज कांस्टेंट। आपको ऑलरेडी पता है कि एफ फोर्स जो होती है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इज गोइंग टू गिव यू मास इनटू एक्सेलरेशन। और मैंने ऑलरेडी ये एस्यूम कर रखा है कि मास इज द कांस्टेंट। देयरफॉर dv over dt is equal to some acceleration which is function of time, correct? अब मैं ये कहता हूं v इज इक्वल टू, मैंने ऑलरेडी जानता हूं कि v इज इक्वल टू आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ dx over dt, hence I can simply write here d2x over dt square is equal to a of some t। आया ना मजा, इंटरेस्टिंग बात। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है दैट इज समथिंग विच इज नॉट मल्टीप्लाइंग विथ एक्स। यहां पे एक्स का कोई फैक्टर नहीं है, मींस एक्स टू द पावर 0। और इस लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिल रहा है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मीन्स के जो भी आपका न्यूटन सेकंड लॉ है एफ इज इक्वल टू एम ए, इट इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन और इनहोमोजीनियस इन इक्वेशन, है ना। और आप बड़ी बेहतरीन तरीके से ये सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए जब मेरा a ऑफ t इज अ कांस्टेंट इन टाइम, तो आपके पास जब मैंने ये अस्यूम कर लिया कि a डिपेंड नहीं करता है टाइम पे, लेट अस से a0 या फिर a मान लेते हैं व्हेन a इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट मीन्स कि जब आपका सोर्स क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है ना। अब मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप कैसे इसे सॉल्व करते हैं, बट मैं ये दिखाता हूं कि ये जो सिस्टम है आप बहुत टाइम से सॉल्व करते हैं और आपको जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड, मिलता है ना। तो जब आप इसे डायरेक्टली मैथमेटिकल वे में सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाली रिजल्ट मिल जाएगी वेयर योर एक्सीलरेशन इज बिहेविंग लाइक अ सोर्स। और यहां पे एक्सीलरेशन हमने क्या लेके रखा है, कांस्टेंट लेके रखा है। अब एक्सीलरेशन का कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। सपोज मान लेते हैं हम एक्सीलरेशन को देते हैं 1 और मैं एक्सीलरेशन को बोलता हूं कि e टू द पावर t भी हो सकता है। लेट अस से एक्सपोनेंशियल a जो होगा वो e टू द पावर माइनस t भी हो सकता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम ऑन इट? नो। देयरफॉर अब मैं बोलूंगा एक्सीलरेशन जो है वो है साइन ऑफ t है या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर मैं इसको बोलूंगा कोई साइन हाइपरबोलिक ऑफ t है। अब आप देख सकते हैं मैथमेटिकली जब मैं एनालिसिस करता हूं तो मेरे पास कितनी सारी चीजें आ जाती है। अब तक आपने जो न्यूटन सेकंड लॉ को स्टडी कर रखा है एफ इज इक्वल टू एम ए, वो आपने ये स्टडी करके रखा था कि ए जब आपके पास कांस्टेंट है तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला था और उसमें से वन ऑफ द इक्वेशन आपने यूज किया था एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं आपको ये भी निकाल के दिखाऊंगा कि किस तरह से निकल आएगा। सेकंड में ये बोला कि जब ए ऑफ टी क्या है, ये आपको सोर्स की तरह काम करता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन उसे बताएगा कि आपको बिहेव कैसा करना है।
तो अगर मेरा ए ऑफ टी कांस्टेंट है तो आपके पास वन ऑफ द इक्वेशन विल बी दिस वन, है ना। अगर मैंने ए ऑफ टी को कांस्टेंट मान के सीधे मतलब कि मैंने यहां तो ए माना, ए को मैं वन मान सकता हूं। अगर मैंने ये कहा कि चलो भाई ए ऑफ टी को मैं टाइम के साथ रखना चाहता हूं, तो मैंने वहां पे क्या मान लिया, एक्सपोनेंशियल ऑफ फंक्शन भी हो सकता है। मीन्स कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसकी जो एक्सीलरेशन होगी वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती जाएगी। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि ये स्यू मैंने एक रॉकेट बनाया और रॉकेट को मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे टाइम तुम्हारा बढ़ेगा तुम्हारी एक्सीलरेशन बढ़ती जाएगी और इवन तुम एक विद इन गैलेक्सी को पार कर जाओगे। डेट इज द मीनिंग ऑफ इट। ई टू द पावर माइनस टी ये बोला कि जब कोई भी टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे तुम 1 थे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन था तुम्हारा, और उसके बाद तुम जैसे टाइम बढ़ा वैसे तुम क्या होगा, डिके होना शुरू हो गए। इस टाइप की भी एक्सेलरेशन हो सकती है मेरे सिस्टम की। उसके बाद मैंने ये कहा कि तुम्हारी जो एक्सेलरेशन होगी वो इस टाइप की भी हो सकती है जब तुम्हारे पास क्या होगा, साइन ऑफ टी होगा, मीन्स कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए। या फिर तुम्हारी एक्सेलरेशन ऐसी भी हो सकती है जब तुम्हारे पास अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, या फिर तुम्हारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन आ सकती है। तो क्या होता है कि जब हम इस तरह से स्टडी करते हैं तो हमारे पास वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस मिलता है स्टडी करने का, और लुक एट दैट सिस्टम। ठीक है ना, मैंने इसी सिस्टम को लिया, मैंने कुछ अलग लिया क्या, बोलो भाई, मैंने कुछ अलग लिया क्या, नहीं, मैंने इसी को खोदना शुरू किया और मेरे पास इतनी सारी वैरायटीज निकल के आ गई। अच्छा, जब आपने यहां पे बोला साइन टी और कोसाइन टी तो आपके मन में थोड़ा लालच आया होगा, आप बोलोगे अरे यार ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह भी लगता है। तो मैं बता देना चाहता हूं आपको, जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखते हैं तो वहां लिखते हैं आप d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। ठीक है ना, यहां पे m लिखते हैं तो लेट अस से यहां पे k बाई m है। तो यहां पे ऑलरेडी डिपेंडेंट वेरिएबल जो ये वाला है वो यहां रहता है, सो इट इज कंप्लीटली डिफरेंट देन दिस वन। यू हैव द सॉल्यूशन ऑफ साइन ओमेगा टी, बट ऐसा नहीं कि आप यहां पे आपको कोई सोर्स टर्म दिया हुआ है, यहां पे कोई सोर्स टर्म आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूज नहीं करते हैं। देर इज नो एनी सोर्स टर्म। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है कि जो एसएचएम का सिचुएशन है वो किस तरह का है और हम जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं वो कितना अलग है। तो अब आपको पता चल गया कि ये जो इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है कि लोग इसकी स्टडी करते हैं, बट ये एक सच्चाई है। सच्चाई जो मैंने बात किया अभी कि गॉस लॉ से आता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बहुत दूर की बात हो गई। ठीक है ना, ये सिंपल गॉस लॉ जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखते हैं और पोटेंशियल में लिखते हैं जिसको हम कहते हैं पॉइसन इक्वेशंस, इसे क्या, इसका नाम क्या है, पॉइसन इक्वेशन। अब पॉइसन इक्वेशन मत बोल देना, ठीक है ना, इसका नाम है पॉइसन इक्वेशन, जहां पे राइट हैंड साइड इज एक्टिंग लाइक अ सोर्स और ग्रेडियंट जिसे हम कहते हैं डेट इज इन 3 डायमेंशन, d2 बाई dx स्क्वायर, d2 बाई dy स्क्वायर प्लस d2y बाई dz स्क्वायर। तो अगर हम 1 डायमेंशन की बात करें तो यहाँ 1 डायमेंशन होता है और 1 डायमेंशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा आसान है। अगर आप रो को एब्सेंट कर दें तो यहाँ बस एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है, मैं वो भी बात करूंगा किस तरह से स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन आती है। तो चीजें बड़ी ही सिंप्लीफाइड है दोस्तों। और मैंने ये कहा कि आपको अगर f इज इक्वल टू एम से स्टार्ट करते हैं तो आप जो सीधे सीधे इक्वेशन जो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं डेट इज स्टिल डेट इज ए कंप्लीटली इनहोमोजीनियस इक्वेशन। कोई कह नहीं सकता आपको आप जो सॉल्व कर रहे थे वो होमोजीनियस इक्वेशन था, दैट इज कंप्लीट इनहोमोजीनियस इक्वेशन। और उसमें आप जो स्टडी कर रहे थे वो कौन सा स्टडी कर रहे थे, एक स्पेसिफिक केस वेयर योर एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, और आपने सारी की सारी राम कहानी लिख दी। बट हम यहां पे बात करेंगे इन सारे केसेस की जब आपके पास एक्सीलरेशन मीन सोर्स टर्म एक्सपोनेंशियल होगा, एक्सीलरेशन होगा, इवन इफ, अच्छा मैंने ये कहा एल्जेब्रिक वाला भी तो हो सकता है ना, t प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, इस तरह का भी तो हो सकता है। किसने मना किया मुझे ऐसा करने का, कोई तो मना नहीं किया है ना। तो हम सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे किस तरह से हम पोजीशन निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं और पहले ये स्टडी करते हैं कि इसे हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और सबसे पहला स्टडी मेरा क्या होगा, कांस्टेंट से होगा। तो टाइप हमने चूज किया और हमने ये कहा कि अगर तुम्हारी जो सोर्स है वो कैसी सोर्स है, कांस्टेंट टाइप की सोर्स है। तो मजा आ रहा है ना, मजे के साथ देखना। मुझे पता है मेरी वीडियो से कोई देखता नहीं है, लेकिन जो भी देखेगा वो बिल्कुल मजे के साथ देखना जरूर। तो जब मैंने कहा ये कांस्टेंट है तो देयरफॉर s ऑफ x बन गया मेरा क्या हो गया, लेट अस से मैंने क्या मान लिया, इसे 1 मान लिया। ठीक है ना, कुछ भी नहीं मानता हूं मैं, सीधे मानता हूं 1। तो इसका अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं तो मेरे पास है d2y ओवर dx स्क्वायर्ड माइनस 2 dy बाई dx इज इक्वल टू 3।
ठीक है, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। चलो भाई यहाँ कंसीडर कर लेते हैं प्लस अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। इसे सॉल्व कैसे करते हैं? इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये मान लेते हैं, सबसे पहला जो सॉल्व करते हैं तो लेट अस से y का जो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, y का सॉल्यूशन पहले आपको सॉल्व करना है जब आपके पास कोई भी सोर्स टर्म नहीं है, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। क्या कहते हैं हम इसे? कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और ऑक्सिलरी सॉल्यूशन। जब हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, सोर्स को आपको जीरो कर देना है, देयर इज नो एनी सोर्स। और जब हम डालते हैं सोर्स तो उसे हम कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये तो लिखना बड़ा आसान है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जब भी हम होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्व करने का क्या होता है, कुछ तरीका होता है। और उन्हीं में से तरीका ये होता है कि पहले आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करें जहां पे कोई भी सोर्स टर्म नहीं है। जब आप उसे बिना सोर्स टर्म करके सॉल्व कर देंगे, उसके बाद आपका जो काम होगा वो पर्टिकुलर इंटीग्रल का होगा। अच्छा, जब सोर्स हम जीरो करते हैं इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको पता है कि जब हम सोर्स जीरो करते हैं तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये हुआ। और यहां से आपको क्या मिलता है? यहां से आपको साफ साफ ये मिलता है कि इधर आपका जो एक फंक्शन है एक 0 है और डी इज इक्वल टू लेट अस से ये -2 है। Therefore y जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा? दो कांस्टेंट आएंगे। मैंने पहले भी कहा था डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मींस दो कांस्टेंट आएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से हमारा सबसे बड़ा रोल ये है कि इनिशियल कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उन इनिशियल कंडीशन को कहाँ से इन्वोक करेंगे? फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो वन ऑफ द एस्पेक्ट हमें पता होगा, अब नेक्स्ट एस्पेक्ट को वहां से हम फिगर आउट करेंगे, है ना। तो c इंटू ई टू द पावर 0 इंटू एक्स प्लस सी इंटू ई टू दावर -2 इंटू एक्स। एक्स ही तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो ये 1 हो जाएगा प्लस c2 इंटू ई टू दावर -2x। चलो भाई, एक काम तो मेरा हो गया। अब सेकंड काम हमें क्या करना है? सेकंड काम हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, जो कि सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो चलें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की तरफ, पी आई। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है? वो ये है y डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम इज इक्वल टू 3। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जो रेसिपी होती है वो ये होती है कि यहां पे आपका क्या d2 प्लस 2d है ना, इनटू y कर देंगे। अब d पता नहीं क्या है, d होता है d बाई डी एक्स। कहां रहते हो तुम? तो अब मैं अगर इसको लिखूंगा तो इसे मैं लिखूंगा y ऑफ p, इट सिग्निफाइज कि ये क्या है, p मेरा क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है, और इसे हम कहेंगे d2 प्लस ट्वाइस ऑफ d। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना मैजिक क्या होता है। जब भी आपके पास इस तरह के इक्वेशंस रहें और जहां पे राइट हैंड साइड आपके पास कांस्टेंट सोर्स होगा, तो आपको एक मेथड यूज करना है। वो मेथड ये है कि yp इज इक्वल टू 3 e टू द पावर 0 इंटू क्या हो जाएगा? अरे बोलो भाई, 0 इंटू इंडिपेंडेंट फंक्शन। बिकॉज आपको पता है e टू द पावर 0 क्या होता है? क्या होता है बोलो? e टू द पावर 0 होता है 1 एंड डी स्क्वायर प्लस 2d। अब पता है क्या है? तो पहले ये जो 0 आपको मिला, बिकॉज 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, वन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ e। तो जो भी आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, मीन्स e टू द पावर a इंटू, अरे यार t क्यों मैं लिख रहा हूं, x है ना ये तो x के साथ e टू द पावर a इंटू एक्स मैंने मान लिया, ठीक है ना। ये जो a है ये हम बोले कोफिशिएंट, उस कोफिशिएंट को यहां पे डालना है, इस वाले केस में डालना है। मीन्स d को रिप्लेस कर देना है, किससे? a से रिप्लेस कर देना है। तो अगर मैं यहां पे रिप्लेस करता हूं इसको, तो आप बोलोगे यार ये क्या कर दिया, यहां पे 0 फिर यहां पे 0। इट मीन्स कि 1/0 देगा इंडिटर्मिनेंट और इन्फिनिटी। ये तो एब्सर्ड रिजल्ट है, इन्फिनिटी तो हो नहीं सकती है। तो जब अगर आपके पास इस टाइप का केस आए तो आपको करना क्या है, आपको डायरेक्टली इसको डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू दिस डी। मीन्स कैसे? डी बाई डी, ठीक है ना, एक तो ऑलरेडी डी डेरिवेटिव है, उसका डेरिवेटिव करना है d2 प्लस 2d। ये एक मैथोलॉजी है, आपको फॉलो करनी है, और इसे हम कहेंगे 2d प्लस 2, ठीक है। और उसके बाद जब आपने, जैसे कि यहां पे 0 आ गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता है, देयरफॉर ये सॉल्यूशन मेरा काम नहीं करेगा। तो मुझे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक बार जब मैंने इसे लिखा 3 और यहां पर तो ऑलरेडी 1 है ही, अब मैं इसको एक बार डेरिवेटिव करा।
डेरिवेटिव करने के बाद फिर से मैं इस कोफिशिएंट को लगाऊंगा और कोफिशिएंट लगाने के बाद मुझे जीरो नहीं मिलना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी जीरो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो जब मैं यहां पे लगाता हूं तो 2d और प्लस 2, जब आप एक बार इसको डेरिवेटिव करते हैं तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आप उसको यहां मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मैंने फिर से कहा, पहले आप कोफिशिएंट लें और उसको एक टाइम d पे रख दें। अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो आता है मीन्स की सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी कैन नॉट बी द सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डिनोमिनेटर में उसको एक बार उसी पैरामीटर से आप डेरिवेटिव कर दें। डेरिवेटिव हमने कर लिया d/dt, ठीक है। अब डेरिवेटिव करने के बाद जो भी आप चीज लिखेंगे उसके साथ न्यूमरेटर में x को मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे ही आपने डेरिवेटिव लिखा, अभी डेरिवेटिव 10 बार कर सकते हैं, 20 बार कर सकते हैं, जब तक कि आपको नॉन जीरो नहीं मिल जाता, ठीक है ना। जैसे ही नॉन जीरो मिल गया आप उसको कर दे। जैसे यहां पे ऐसे एक बार मैंने डेरिवेटिव किया, फिर मैं डी में डी को रिप्लेस करके मैं जीरो डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3x/2 इंटू जीरो इज 0/2, खत्म। अब मेरा ये फाइनाइट आ गया रिजल्ट। कुछ करना है इसके बाद और तो जरूरत नहीं होगी। अगर मैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, जीरो मिलेगा, तो मुझे वो नहीं चाहिए। एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। हैंस y इज इक्वल टू आपका आएगा c1 प्लस c2 e टू द पावर -2 इंटू एक्स। बस पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐसे लिख देना है, 3x/2। दिस इज कमिंग फ्रॉम सोर्स टर्म, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन। और आपको कोई यहां कांस्टेंट ऐड नहीं करना है, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आपको सिर्फ 2 ही कांस्टेंट मिल सकते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये है जादू। और आपको मैं एक और जादू दिखाता हूं और उसको देखने के लिए बड़ा तैयार रहना, बिकॉज अब मैं बोलता हूं कि न्यूटन इक्वेशन किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके एक जादू बड़ा अच्छा है। d2x/dt², यही था ना भाई a, और a मेरा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये a क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। मजे में। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, xc लिखूंगा, xc का कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या होगा, इट मीन्स के d2x जब मेरा कोई सोर्स टर्म नहीं है जीरो हो जाएगा। देयरफॉर यहां मैं लिखूं डायरेक्ट d² इज इक्वल टू 0। हैंस ये क्या बोलता है, d इज इक्वल टू 0। जब d इज इक्वल टू 0 है तो xc क्या होगा, xc होता है मीन्स के यहां पे 2 बार सॉल्यूशन आएगा जो कि आपका 0 है। तो हम लिखते कैसे हैं, c1, और फिर अगर 2 सॉल्यूशंस आपका रिपीटेड होते हैं तो हम एक कांस्टेंट लिखेंगे और दूसरे कांस्टेंट के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगाएंगे। और यहां जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, t है। एंड देन e टू द पावर जो आपको d मिला है इनटू, जैसा हम करते हैं, t। देयरफॉर आपके पास जो सॉल्यूशन आता है वो c2 इंटू टी आ गया। अब मैं आपको इसकी खास बात बताता हूं कि x ये आ गया। अब डिटरमाइन ये कैसे करेंगे कि ये c1 और c2 क्या है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करता, मैं तुम्हें बताता हूं क्या है इसका मतलब। देखो x फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। x मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और c1 मुझे पता नहीं है c1 क्या होगा, c2 क्या होता है भाई, c2 टाइम के साथ मल्टीप्लाई है। और आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। देयरफॉर ये जो c2 है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। तो अभी मैंने कोई इनिशियल कंडीशंस नहीं लगाया, लेकिन मैंने ये हंच लगाया कि ये क्या हो सकता है। और आपने जरा भी डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा होगा 11th क्लास में, उसमें ये मैंने कहा कि अगर a प्लस बी जुड़ता है इट मीन्स के a और b का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू c2 मीन्स वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ ओवर टाइम, और टाइम दिया हुआ है, देयरफॉर इसका जो डायमेंशन है वो लेंथ, तो लेंथ के साथ लेंथ ही जुड़ेगा। देयरफॉर ये c1 जो है वो बताता है कि सपोज t इज इक्वल टू 0 पे आपका जो ब्लॉक है उसका पोजीशन क्या है, x0 है। देयरफॉर c1 क्या हो जाएगा, x0। हेंस x जो आया, जो आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन क्या आया, x0 प्लस c2 इंटू टी। और c2 आपका क्या है, वेलोसिटी, जो मैंने अभी भी जाना। तो वेलोसिटी जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार बस आपको डेरिवेटिव करना है, और t इज इक्वल टू 0 पे या फिर t इज इक्वल टू किस टाइम पे आपको वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, तो आप समझ जाओगे c2 क्या एक वेलोसिटी है। तो इसमें ये सबसे खास बात ये करता है कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और वहां पे सोर्स टर्म एब्सेंट है, तो बेसिकली ये क्या दे रहा है कि इन योर सिस्टम इट इज सेइंग दैट यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सीलरेशन, and if your system is not in the influence of acceleration, therefore it has some constant velocity. So अगर टाइम को आप चेंज करोगे तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता जाएगा। अब मैजिक देखते हैं। मैजिक है पर्टिकुलर इंटीग्रल्स में, ठीक है ना, समझ में आ रही बात इतनी ज्यादा।
नहीं आ रही है तो फिर तुम मुझे कमेंट में लिखो, फिर से मैं इसको बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आप देखते हैं कि यहाँ d2 लिखेंगे हम और x लिखेंगे, इज इक्वल टू a लिखते हैं, समझ गया बात। तो x ऑफ p इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, a ओवर d2, यही तो लिखेंगे ना। अगर मैंने यहां पर देखा कि a क्या है, मेरा एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो बेसिकली xp ये कांस्टेंट है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कहा कि a को a रहने दो और 1/e⁻0 इंटू टी कर देंगे और d स्क्वायर कर देंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कोफिशिएंट 0 है, 0 पे डालूंगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे को डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर मैंने पहला डेरिवेटिव लिया तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, एंड दिस विल बिकम 2d e⁻0t। मैं फिर से देख रहा हूं कि अगर मैंने फिर 0 में d डाल दिया, d में 0 डाल दिया है ना, तो फिर 0 हो जाएगा इन्फिनिटी, कोई फायदा नहीं। तो एक बार और डेरिवेटिव करूंगा तो एक बार और टी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ 2 का 2 आ जाएगा और e⁻0t। कुछ आ गया, कुछ दिख रहा है तुम्हें, हैं? तो अगर मैं पूरा सॉल्यूशन लिखूंगा तो x इज इक्वल टू जो c1 था x0 मान लिया मैंने, c2 आ गया प्लस xp क्या आया भाई, हाफ a t स्क्वायर e⁻0t क्या हो गया, 1 है। कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बोलते क्यों नहीं, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हाफ a t स्क्वायर है वो कहां से आया, वो यहां से आया। तो हम जो पहले, इससे पहले जो हमने निकाला था, जो ये पोजीशन अगर आपने निकाला भी होगा तो वहां पे आप इसको निकाल रहे थे, इसको इसके साथ घुसा रहे थे, डेफिनेशंस यूज करके कर रहे थे। पर हमने यहाँ पे कोई भी डेफिनेशंस यूज नहीं करा। प्योर मैथमेटिक्स से हम किस तरह से फिजिक्स करते हैं ये तरीका होता है। बहुत सारे लोग इन सब चीज़ से डिसएग्री करते हैं कि अरे ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इन सब में डिसएग्री करते हैं, यार ये सब चीज़ को किसी ने सीखने की ज़रूरत क्या है। फिजिक्स का मज़ा आप तभी ले पाते हैं जब आप जो है मैथमेटिकल टेक्निक से, मैथमेटिकल टूल किट से आप क्या हो, मुखातिब हो। मीन्स कि आपके अंदर वो सिनारियो आ गया, किस तरह से आप इनिशियल कंडीशंस लेके आ रहे हैं, किस तरह से आप मैथमेटिकल प्रिसाइज होते हैं। अब देखिए, आपने कभी सोचा भी था, मैंने लिटरली पूछ रहा हूँ कि आपने कभी सोचा भी था कि ए ऑफ टी का इतना सारा चीज़ एग्जिस्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। आपने कभी सोचा भी था कि हम सेम डेरिवेशन को, उसका पूरा का पूरा मतलब क्या होता है, ये कभी सोचा भी था? इसमें क्या क्या निकला? इसमें आपको ये निकला कि किस तरह से इनिशियल कंडीशन को चूज करते हैं, किस तरह का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आता है। तो सारी की सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इस वे से डिराइव करते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। और सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे कि ए ऑफ टी का जो ये अलग अलग सिनारियो मैंने अभी लिया, जैसे कि अभी तो मैंने सिर्फ कांस्टेंट पे बात किया। सेकंड आपको पता चल गया एक्सपोनेंशियल वाला कैसे करते हैं, तो सेकंड में फिर से एक्सपोनेंशियल वाला करेंगे। थर्ड में फिर हम बात करेंगे साइन टी कॉस टी का ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। फिर हमें अगर टाइम मिला तो हम फिर बात करेंगे, नहीं इसके बाद हम अलजेब्रिक वाला बात करेंगे, अलजेब्रिक अगर होगा तो कैसा होगा। तो यहाँ पे अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी एक्सेलरेशन कैसे भी हो, यू विल नेवर बी टू मच वरीड डेट ओके मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ वे। और अभी आपको पता चला कि किस तरह से जो भी आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, बेसिकली इसमें सोर्स टर्म था जो आपको पहले कभी पता नहीं था। तो ये सारी जो इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं वो आपको तभी देखने को मिलता है जब आप मैथमेटिकल टूल किट को काफ़ी अच्छा करेंगे। थर्ड, आपको अभी देखने को मिला कि अगर एक्सीलरेशन इज एक्टिंग लाइक अ सोर्स, और जब आपके सिस्टम में एक्सीलरेशन नहीं होगा तो आपका जो एक्सी है वो क्यों आपको चाल इंटू मीन्स वेलोसिटी इंटू टाइम देता है, ये भी आपको यहाँ से क्लियर हो गया। तो देयर आर सेवरल थिंग्स विच बिकम्स क्लियर व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बिहाइंड फिजिक्स, और ये अपने आप डिकोड करता जाता है। एक तो होता है कि हम जब एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है, और एक जो हम पूरे के पूरे मैथमेटिकल वे में देखते हैं कि भाई व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, इसे कहते हैं हम ब्यूटी ऑफ द मैथमेटिक्स। तो अगर जो थोड़ा भी आप इसे अप्रिशिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें भी बहुत सारे टेक्निकलिटीज हैं, ठीक है ना। अगर ए ऑफ टी को मैं बना, ए ऑफ टी को बहुत तरीका है लिखने का, ठीक है, कि मान लीजिए मैंने टी को ही चेंज कर दिया, टी को मैं कुछ और बना के लेके आता हूँ, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन वही रहा, ए ऑफ टी को मैं कुछ और बना दिया। तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप इन सब चीज़ों में, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल टेक्निकलिटीज, जो कि आप तभी लेके आ सकते हैं जब आपके अंदर मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग। और देखो कितना ईजी है, कुछ करना पड़ा क्या? कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ 10 और 9 के आपको क्या है अलजेब्रा सॉल्व करना पड़ा, सिर्फ मैनिपुलेशन है और हो गया। द मोस्ट थिंग रिसाइड्स के आपकी जो व्यूज़ हैं वो कैसे हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ और फिर नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे इस चीज़ पर बड़े ही
बेहतरीन अंदाज से। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, और मेरे वीडियो को ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँ। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।